हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है आपको। प्लीज़ कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। सो कर दीजिए कंफर्म। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन का। जैसे आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आप पीपीबी चैप्टर 30 जो इंडेमनिटी बेस्ड चैप्टर है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। सो ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इंडेमनिटी। सो इंडेमनिटी में सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर है। ए कॉन्ट्रैक्ट विच प्रोमिसेस टू कॉज लॉस टू अदर पार्टी, a contract that promises to save other party from loss caused by conduct of promiser or any other party, a contract that promises to pay the other party for any loss they cause, a contract which promises to waive right of indemnification। तो सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड करिए और फिर देखिए कौन सा आपको लगता है कि करेक्ट आंसर है। यस, ट्राई। So come on, what will be the answer for this question? Read all options carefully. सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए और फिर इसका आंसर करिए। यस, आंसर हियर विल बी बी, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है? जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करती है, वचन करती है दूसरी पार्टी को किसी भी तरह के लॉस से सेव करने के लिए। और ये लॉस किस कारण हुआ? बिकॉज ऑफ कंडक्ट ऑफ द प्रोमाइजर, जिसने ये प्रॉमिस किया उसके कंडक्ट के कारण, या कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। तो इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। चलिए दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु इज प्रोमाइजर इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमाइजर क्या होता है? द पर्सन हु सफर्स अ लॉस, the person who causes a loss, the person who benefits from the contract, the person who pays the premium. So question number 2, what shall be the answer for question number 2? So try to come out with the answer. Read all options carefully and then try to answer. देखिए क्या आंसर बनता है। सो ट्राई करें, माइंड एप्लीकेशन होगा। माइंड एप्लीकेशन मीन्स आवर अंडरस्टैंडिंग विल इम्प्रूव। इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास दो पार्टीज होती हैं। सो एक पार्टी वो है जो प्रॉमिस करती है। सो वन पार्टी इज दैट विच मेक्स द प्रॉमिस। एक पार्टी प्रॉमिस करती है और दूसरी पार्टी उस प्रॉमिस से बेनिफिट उठाती है। सो जिस पार्टी को, आज मैं इसमें एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये दो पार्टीज का रोल क्या रहता है। सो लेट अस से देयर इज पर्सन ए एंड पर्सन बी। So this person makes the promise and this person is beneficiary of that promise। और promise क्या है? That A will save B from any loss which is caused by conduct of A or any other person। So here this party A, it is called promiser, and this party it becomes promisee। but कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में हम इन वर्ड्स को डिफरेंटली यूज करते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में ए बनता है इंडेमनीफायर और बी बनता है इंडेमनीफाइड। तो जो प्रॉमिस कर रहा है वो इंडेमनीफायर है
और जिसकी फेवर में वो प्रॉमिस किया गया टू सेव दैट पर्सन फ्रॉम लॉस, तो दैट इज इंडेमनिफाइड। तो हमारे इस क्वेश्चन में आंसर इसी कारण हमारा आ जाएगा कि प्रोमाइजर कौन है। तो प्रोमाइजर वो पर्सन है जो लॉस को कॉज करेगा उसके कारण, और लॉस को अगर वो कॉज करेगा तो वो बी पार्टी को उसका लॉस भी पे करेगा। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड इंडेमनिफायर इज ऑल्सो क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? जो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, उसकी नेचर क्या है? ए कॉन्ट्रैक्ट दैट promises to cause loss to other party, a contract which promises to save other party from loss, a contract that promises to pay the other party for any loss they cause, a contract that promises to waive the right of indemnification. I think now answer to this question will be very easy. तो देखिए क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सो आंसर हमारा बनेगा बी। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें प्रॉमिस करता है वन पार्टी टू सेव अदर पार्टी फ्रॉम लॉस। हु इज प्रोमाइजर इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? चलिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको छोड़ देते हैं। व्हाट मस्ट बी अश्योर्ड प्रूव इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? तो अश्योर्ड का मीनिंग यहाँ पे है इंडेमनिफाइड, यानी जो बेनिफिशियरी है। तो बेनिफिशियरी को क्या प्रूव करना होगा इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी टू गेट द लॉस कॉम्पेंसेशन? सो गेन, प्रॉफिट, लॉस और डेट। सो व्हाट मस्ट बी प्रूव्ड बाय अश्योर्ड इंडेमनिफाइड को? हमारी एग्जाम्पल में हमने बी को लिया था इंडेमनिफाइड, तो उसको क्या प्रूव करना होगा? टू गेट क्लेम। सो उसको प्रूव करना होगा दैट लॉस हैज बीन कॉज टू हिम, उसको लॉस हो चुका है अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो आंसर सी इज द राइट आंसर। लेट अस नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 4। आर ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? जितने भी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं क्या वो इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? तो आंसर इज यस, आंसर इज नो, आंसर इज ओनली नॉन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, आंसर ऑल लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो विच अपीयर्स टू बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6? सो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो आंसर हमारा सही बनता है दैट इज ओनली नॉन लाइफ, जो केवल नॉन लाइफ हैं। जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है। तो इट ओनली नॉन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है तो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। What does an insurance company undertakes in a fire insurance policy? अब इंश्योरेंस क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी की। तो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे बन जाएगी इंडेमनिफायर। तो व्हाट इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक इन ए फायर इंश्योरेंस पॉलिसी? टू कॉज फायर इन द गोडाउन, टू डिनाई एनी क्लेम मेड बाय पॉलिसी होल्डर, to pay certain amount to policy holder in the event of fire in the godown, or to cancel the policy at any time without giving notice। देखिए कौन सा आंसर करेक्ट बनता है? ट्राई टू फाइंड आउट क्विकली विच आंसर अपीयर्स टू बी करेक्ट। कौन सा आंसर लगता है कि दैट इज अ करेक्ट? तो इसके लिए हमारा आंसर बनेगा करेक्ट सी, टू पे सर्टन अमाउंट ऑफ पॉलिसी होल्डर। तो जितनी पॉलिसी ली गई है और जितना लॉस हुआ है अकॉर्डिंग टू दैट, इसीलिए इट इज अ सर्टन अमाउंट। किस केस में? इफ देर इज अ फायर इन द गोडाउन। व्हाट इज कंडीशन फॉर इंश्योरेंस कंपनी टू पे द पॉलिसी होल्डर इन ए फायर इंश्योरेंस पॉलिसी? तो कंडीशन क्या है इंश्योरेंस कंपनी के लिए कि वो पॉलिसी होल्डर को पे करेगा इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी?
non-payment of premium by policyholder, an earthquake that causes damage to godown, the occurrence of fire in the godown, or policyholder must prove amount of loss suffered. तो कौन सी कंडीशन पूरी होनी चाहिए? सो व्हाट कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड? क्वेश्चन नंबर 8. Yes, what will be the answer? So the answer will be C, के फायर हुआ है गोडाउन के अंदर. सो फायर का अक्रंस गोडाउन के अंदर हुआ है और उसके कारण उसको लॉस हुआ है. सो दैट इज व्हाट इंश्योरेंस कंपनी विल मेक श्योर. पॉलिसी होल्डर को इंसिस्ट करेगी कि आपको ये कंडीशन पूरी करनी चाहिए. व्हाट इज असेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में जो सबसे मेन एस्पेक्ट है, एलिमेंट है, वो कौन सा है? सो व्हाट इज असेंस? प्रोमाइजर मस्ट प्रूव अ गेन, assured must prove a profit, assured must prove a loss, और promiser must prove a debt. तो कौन सी ऑप्शन आपको लगता है दैट इज करेक्ट वन? क्वेश्चन नंबर 9, नॉट वेरी डिफिकल्ट, क्वाइट इजी. सो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द आंसर? तो आंसर इज के जो अश्योर्ड है, हमारी एग्जाम्पल के अंदर हमने ए एंड बी को लिया था, तो बी इसमें प्रोमाइजर है और बी इसके अंदर बेनिफिशियरी है, तो उसको हम अश्योर्ड भी कहते हैं. तो अश्योर्ड को ये प्रूव करना होगा कि लॉस अकर हुआ है. सो दैट इज असेंस. सो जो लॉस का अकर होना है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट. हु इज इंडेमनीफायर इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में इंडेमनीफायर कौन है? पर्सन हु सफर्स ए लॉस, person who causes the loss, person who benefits from the contract, person who promises to save other party from loss. तो किसको कहेंगे कि इंडेमनीफायर है इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में? क्वेश्चन नंबर 10. यस, कम ऑन. तो व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10? So the answer here is D, the person who promises to save other party from the loss. तो यहाँ पे हमारे पास आंसर बी जो ए के लिए बनता है. तो ए इज इंडेमनीफायर, जो ये प्रॉमिस देता है, और बी है इंडेमनीफाइड. क्वेश्चन 11, हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं? 1, 2, 3 और 4. Very easy question. Yes, come on. What will be the answer? Yes, there are two parties involved in a contract of indemnity. तो दो parties कौन कौन सी हैं? ऑलरेडी हम बात भी कर चुके हैं. A and B. A कौन है? जिसने प्रॉमिस किया, इंडेमनीफायर, और B कौन है? इंडेमनीफाइड. तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनीफायर है, और जो उस पॉलिसी का बेनिफिशियरी है, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी फॉर एग्जांपल, तो वो बन जाता है इंडेमनीफाइड. हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की, तो अगर हम उसको कंपेयर करते हैं इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट के साथ, तो उस केस में हाउ मेनी पार्टीज? 1 पार्टी, 2 पार्टीज, 3 पार्टीज और 4 पार्टीज. बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है पेपर के अंदर. तो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट विल बी द आंसर? यस, क्वेश्चन नंबर आंसर के 12 के लिए आंसर बनेगा 3. सो 3 पार्टीज उसमें इन्वॉल्व है. सो 3 पार्टीज कौन कौन सी हैं? सो 1 पार्टी इज कॉल्ड प्रिंसिपल डेटर इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. प्रिंसिपल डेटर, अगर हम बैंक के कॉन्टेक्स्ट में उसको लेते हैं तो इसको हम कहेंगे हमारा बोरोर. एक है क्रेडिटर, सो एक है क्रेडिटर, और
तीसरा है गारंटर। क्रेडिटर बेनिफिशियरी है और गारंटर ये श्योरिटी है। सो गारंटर गारंटी देता है और गारंटी देता है इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, और ये गारंटी दी जाती है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर। तो हमारे पास 3 पार्टीज हैं इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। चलिए फ्रेंड्स, जिनका लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक लाइक डिसलाइक को कंप्लीट करना है। यस, क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर दीजिए। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखेंगे, फ्री यूट्यूब लाइव क्लास ये डेफिनेटली आपके स्कोर को इम्प्रूव करती है, लेकिन इसको जो पास होने का पॉसिबिलिटी है वो नहीं होता। तो पास होने के लिए आपको फुल सिलेबस कवर करना होता है। तो जिसके लिए आप चाहें तो हमारे बेस्ट क्वालिटी लो कॉस्ट वीडियो लेसन्स को यूज़ कर सकते हैं जो आपको हमारी ऐप के अंदर अवेलेबल रहते हैं। सो कर दीजिए लाइक डिसलाइक को कंप्लीट। जिन जिन स्टूडेंट्स का अभी भी नहीं हुआ है मैं वेट कर रहा हूं उनके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु आर द पार्टीज इन्वॉल्व इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं? इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड, डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर एंड इंश्योरेंस कंपनी एंड पॉलिसी होल्डर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देते समय, डिस्कस करते समय हम रिकॉल कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को और बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को, सो व्हाट विल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13? यस, वेरी करेक्ट, इट इज आंसर बी, डेटर, जिसको हम प्रिंसिपल डेटर भी कहते हैं। क्रेडिटर एंड गारंटर, गारंटर कहलाता है श्योरिटी। व्हाट इज नेचर ऑफ रिस्क इन इंडेमनिटी? इंडेमनिटी के अंदर जो नेचर ऑफ रिस्क है वो किस तरह का रहता है? ये सारे क्वेश्चंस बार बार पूछे जा चुके हैं। तो नेचर ऑफ इंडेमनिटी क्या रहता है? रिस्क इज सर्टन, रिस्क इज सबसिस्टिंग, रिस्क इज कंटिजेंट एंड रिस्क इज प्राइमरी। तो इंडेमनिटी में जो रिस्क का नेचर है उसको किसके साथ हम लिंक करना चाहेंगे, यानी उसकी नेचर किस तरह की है? क्वेश्चन नंबर 14 के लिए सो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए जो नेचर है सो वो एक कंटिजेंट नेचर है। सो कंटिजेंट मीन्स ए कब पे करेगा बी को। अगर ए प्रोमाइजर है और बी इंडेमनीफाई है तो ए कब प्रोवाइड करेगा? तो प्रोवाइड करेगा अगर लॉस होता है, इफ लॉस। अब जब हम बात करते हैं इफ लॉस और दूसरी सिचुएशन नो लॉस, तो ये अनसर्टनिटी है, और अनसर्टनिटी वाली सिचुएशन को जहां लायबिलिटी अराइज हो भी सकती है नहीं भी हो सकती तो उनको हम कहते हैं कंटिजेंट। इसीलिए हमारा आंसर बनता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? तो जिसने प्रॉमिस किया है इंडेमनीफायर उसकी लायबिलिटी क्या बनती है? सेकेंडरी लायबिलिटी है, प्राइमरी लायबिलिटी है, कंटिजेंट लायबिलिटी है या नन ऑफ द अबव है? तो उसकी लायबिलिटी कैसी रहती है इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? सो क्वेश्चन 15, व्हाट टाइप ऑफ लायबिलिटी? सो ये लायबिलिटी रहती है प्राइमरी, यानी अगर लॉस होता है वो तो पार्ट कंटिजेंट है। तो लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि उसकी इंडेमनीफायर की लायबिलिटी क्या है। तो उसकी लायबिलिटी है प्राइमरी, यानी उसको पैसा पे करना पड़ेगा इफ देर इज लॉस। लॉस अगर होता तो उसको पैसा पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अगर ये गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट हो तो श्योरिटी की लायबिलिटी किस तरह की होती है। सो दिस लायबिलिटी विल बी सेकेंडरी और प्राइमरी और कंटिजेंट और नन ऑफ द अबव। तो व्हाट विल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। सो गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में श्योरिटी की लायबिलिटी किस तरह की रहेगी। सो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में ये लायबिलिटी प्राइमरी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ये लायबिलिटी सेकेंडरी है। तो ये लायबिलिटी सेकेंडरी क्यों है। सो लायबिलिटी सेकेंडरी इस वजह से है कि अगर डेटर ने पेमेंट नहीं किया तो फिर पेमेंट करनी पड़ेगी गारंटर को। यानी इस केस में जो प्राइमरी लायबिलिटी है वो डेटर की है या प्रिंसिपल डेटर की है और गारंटर की लायबिलिटी है सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन्वॉल्व इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, 1, 2, 3 या 4। देखिए इन क्वेश्चंस के थ्रू हम पूरे लेसन्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सारे के सारे हम इसमें कवर कर रहे हैं। सो गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सो गारंटी से रिलेटेड हमारे पास 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये 3 कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से हैं। सो दीज 3 कॉन्ट्रैक्ट्स, एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में। एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल डेटर और गारंटर के बीच में, और एक कॉन्ट्रैक्ट है गारंटर और क्रेडिटर के बीच में। तो यहाँ गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, whereas in case of indemnity there is only 1 contract। सो गारंटी में कॉन्ट्रैक्ट भी 3 है और पार्टीज भी 3 है। इंडेमनिटी में कॉन्ट्रैक्ट 1 है लेकिन पार्टीज 2 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कवर। तो इंडेमनिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस चीज़ को कवर करता है, पोटेंशियल लॉस को, प्रोबेबल लॉस को, एक्चुअल लॉस सफर्ड और कॉज्ड बाय इवेंट मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, या लॉस कॉज्ड बाय एनी इवेंट। तो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट किसको कवर करता है। सो दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, सो ये कवर करता है एक्चुअल लॉस सफर्ड को। एक्चुअल लॉस, तो लॉस कॉज्ड बाय एनी इवेंट, तो लॉस सफर्ड कॉज्ड बाय एन इवेंट मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारा आंसर जो यहाँ पे आएगा, सो दैट इज नॉट आंसर डी, रादर इट शुड बी आंसर सी। बिकॉज जो इवेंट मेंशन्ड हैं, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस कंपनी में फायर होने का इवेंट मेंशन्ड है, तो इसलिए आंसर हमारा बनेगा सी इंस्टेड ऑफ गिवन आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हाट आर राइट्स ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड। तो सेक्शन 125 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो इंडेमनिटी के साथ डील करता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्ट्रैक्ट अगर इंडेमनिटी होल्डर को सू किया जाए तो उसके पास राइट क्या अवेलेबल रहता है। इंडेमनिटी होल्डर मीन्स इंडेमनिफाइड जो बेनिफिशियरी है, टू रिकवर damages, costs and sum paid on compromise, to recover only damages, to recover only cost, और to recover only sum paid on a compromise। तो क्या राइट रहता है इंडेमनिटी को, अगर इंडेमनिटी होल्डर को सू किया जाए तो उसको कैसे सू किया जाएगा, इस प्रकार से। लेट अस से ए गॉट कार एक्सीडेंट पॉलिसी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, और इसमें थर्ड पार्टी है कोई बी, उसको लॉस हुआ। अब थर्ड पार्टी कोर्ट में चली जाती है अगेंस्ट ए, बिकॉज बी
को लॉस हुआ बिकॉज ऑफ ए। तो इस केस में ए इज बीइंग सूड, अगर ए को स्यू किया जाए बाय सम थर्ड पार्टी तो उस केस में ए का राइट क्या रहेगा? सो व्हाट विल बी राइट ऑफ ए? सो इस केस में उसका राइट रहेगा, अगर उसको कोई डैमेजेस होती हैं बी के क्लेम के कारण, कोई इसको कॉस्ट पे करनी पड़ती है या ए को बी के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ता है, तो ऑल दैट मनी विल बी रिकवर्ड बाय ए फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। क्वेश्चन 20, व्हाट इज कंडीशन ऑफ इंडेमनिटी होल्डर टू रिकवर कॉस्ट पेड इन एनी सूट? सो हमारी एग्जाम्पल में ए, उसको कंडीशन कौन सी फुलफिल करनी होगी अगर उसको कॉस्ट रिकवर करनी पड़ती है विच ही हैज पेड इन ए सूट? ही शुड नॉट कॉन्ट्रावीन द ऑर्डर्स ऑफ द प्रोमाइजर, he should not act within scope of his authority, he should not be authorized to bring or defend the suit, or he should have contravened specific directions of the promiser। तो कौन सी कंडीशन उसको फुलफिल करनी होगी क्वेश्चन नंबर 20 के लिए? So here we are talking about which condition? Question 20, come on, what is the answer for question number 20? Yes, answer will be A। उसने किसी प्रकार से जो प्रोमाइजर का ऑर्डर है, प्रोमाइजर ने जो कंडीशंस इंपोज की हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ कंडीशंस लगा रखी होंगी, उस किसी भी कंडीशन को उसने वायोलेट नहीं किया होना चाहिए, कॉन्ट्रावीन नहीं किया होना चाहिए, इसलिए आंसर हमारा बन जाएगा ए। लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन कैन इंडेमनिटी होल्डर स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? तो कौन सी सिचुएशन है जिसमें इंडेमनिटी होल्डर यानी बेनिफिशियरी स्यू कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है अगेंस्ट इंडेमनिफायर फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? When he has incurred absolute liability and contract covers such liability, when he has not incurred any liability, when he has not acted within scope of his authority, when promiser authorized him to bring or defend the suit. Question number 21. So what will be the answer for question number 21? Question number 21, what will be the answer? So answer here will be A, when he has incurred absolute liability। So एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, उसके लिए उसने सू करना है और उस केस में उसने एक्चुअली एब्सोल्यूट लायबिलिटी इनकर कर ली हो और कॉन्ट्रैक्ट उस लायबिलिटी को कवर करता है। क्वेश्चन 22, व्हाट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लेम ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर? इंडेमनिटी होल्डर का जो क्लेम है वो किस चीज़ को, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? डैमेजेस, कॉस्ट, सम पेड ऑन कॉम्प्रोमाइज, ओनली डैमेजेस, ओनली कॉस्ट और ओनली सम पेड ऑन कॉम्प्रोमाइज। तो व्हाट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लेम ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर? तो ये सारे के सारे फैक्टर्स, डैमेज हो जाना, कॉस्ट इनकर करना, कॉम्प्रोमाइज के ऊपर पेमेंट करना, सो ये सारे के सारे ही अफेक्ट करते हैं क्लेम्स को। व्हाट कॉस्ट कैन बी रिकवर्ड बाय एन इंडेमनिटी होल्डर? इंडेमनिटी होल्डर किस किस कॉस्ट को रिकवर कर सकता है? कॉस्ट पेड टू सॉलिसिटर, वकील को, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट रीजनेबली इनकर्ड इन रजिस्टरिंग एंड रिड्यूसिंग और असर्टनिंग द क्लेम, और ओनली कॉस्ट पेड टू द सॉलिसिटर, और ओनली ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और ओनली कॉस्ट इनकर्ड इन रजिस्टरिंग द क्लेम। क्वेश्चन नंबर 23, सो व्हाट शैल बी द आंसर? सो आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा ए। सो कॉस्ट जो सॉलिसिटर यानी एडवोकेट को पे किया गया, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दैट, और एक रीजनेबल कॉस्ट जो अपोजिट पार्टी का क्लेम है उसको रजिस्टर करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए या उसको सुनिश्चित करने के लिए।
चलिए, लेट अस नाउ गो टू लास्ट क्वेश्चन. According to section 125, what are conditions for indemnity holder to recover sum paid on compromise? So ये सारी की सारी ऑप्शंस हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 24. सो सभी ऑप्शन को केयरफुली अगर हम रीड करते हैं, सो रीड करिए सभी ऑप्शन को केयरफुली. तो आंसर हियर विल बी ए. सो इट वाज नॉट contrary to orders of the indemnifier. It was prudent to be made even in absence of any contract of indemnity and it was authorized by the indemnifier. So अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो then it will meet the requirement according to section 125. Well friends, अब हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं, लेकिन वाइंड अप करने से पहले इस सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को. कमेंट बॉक्स आपको ऑलवेज अवेलेबल रहता है. लेकिन अगर आपका कोई क्वेरी है हमारी प्रोडक्ट्स को लेकर के तो आप उसके लिए यहाँ पे हमें ईमेल कर सकते हैं. और इसके साथ साथ आपको एक और विंडो अवेलेबल है, वो है हमारी ऐप का मैसेज बॉक्स. तो हमारी ऐप के अंदर आप मैसेज भी टाइप कर सकते हो, तो वहाँ हम आपको सूटेबली आंसर कर देंगे. लेकिन आज के सेशन के साथ रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आपने कमेंट बॉक्स में ही टाइप करना है. और जो स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है सभी से कि अगर वीडियो के कंटेंट्स उनको यूज़फुल लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें. और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस अवेलेबल होती रहें. चलिए फ्रेंड्स, अब इस लेसन को हम वाइंड अप करते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट.